हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम आपको टफेस्ट 70 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। उसका आज है पार्ट टू। तो पार्ट टू में चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो 2014 से, ठीक है। इससे पहले के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2014 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो है 64। विच ग्रीन हाउस गैस इज मोर वार्मिंग पोटेंशियल देन अदर गैसेस। अब ये देखिए, जब आप ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पहली बात तो कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन मतलब जो भी ग्लोबल वार्मिंग है हमारे अर्थ पे, उसमें किस गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो कंट्रीब्यूशन हो गया। जैसे सबसे ज़्यादा वाटर वेपर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है वार्मिंग पोटेंशियल। कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें कौन कौन सी गैसेस कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट में आता है। लेकिन पोटेंशियल से मतलब ये है, मान लीजिए कोई गैस हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है लेकिन वो ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब वो क्षमता ज़्यादा रखती है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने की। तो कंट्रीब्यूशन तो हम अभी के लिहाज से देखेंगे कि अभी कौन से गैसेस कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। इसको कॉमनली आप GWP कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ये क्या करता है एक्चुअली, अलाउ करता है हमें कि हम कंपेयर करें डिफरेंट गैसेस का, उनका पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं, इट इज़ अ measure of how much energy the emission of 1 ton of gas will absorb over a given period of time। मतलब किसी गैस का 1 टन अमाउंट कितना जो होता है एनर्जी एब्जॉर्व करेगा एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। वो भी रिलेटिव होगा 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंपैरिजन के लिए हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का रखते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है हम उसको 1 मानते हैं। और इसी बढ़ते हुए क्रम में हम अगर देखेंगे, CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है 1। फिर CH4 मीथेन जो है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है 28 to 36। फिर उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1, जैसे ऑप्शन में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, मीथेन का 28 से 36 है, नाइट्रस ऑक्साइड का उससे ज़्यादा 265 से 298, ठीक है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनका सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, और इनका कितना होता है 1000 से 10,000 तक। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन का इस टाइम पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा है। तो कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। विच सर्व्स एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ लैंड प्रोडक्टिविटी। कह रहा है लैंड प्रोडक्टिविटी का अच्छा इंडिकेटर कौन सा है। तो पहली बात तो ग्रासलैंड जैसे हो गया, ग्रासलैंड आपको पता है वहाँ पे ग्रासेस की अधिकता पाई जाती है। पॉन्ड इकोसिस्टम है, वहाँ पे वाटर वगैरह सब ज़्यादा है, वहाँ पे प्लांट लाइफ उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक। तो सबसे अच्छा जो इंडिकेटर होता है लैंड प्रोडक्टिविटी का वो फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट का मतलब है वहाँ पे रेनफॉल अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ अवेलेबल होता है। आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा होता है प्लांट का, छोटे प्लांट भी होते हैं, मीडियम साइज प्लांट भी होते हैं, लार्जर प्लांट भी होते हैं। तो वो लैंड प्रोडक्टिविटी का अच्छा इंडिकेटर माने जाते हैं, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। इंक्रीज इन पॉलीअमीन लेवल्स इनहिबिट। कह रहा है अगर पॉलीअमीन्स जो होते हैं जहाँ पे अमीन ग्रुप ज़्यादा होता है तो उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं अमीन ग्रुप। तो ये जो पॉलीअमीन्स का लेवल अगर कह रहा है बढ़ता है, तो कौन सा हार्मोन जो होता है उसकी एक्टिविटी इनहिबिट होती है। ऑक्सिन की एक्टिविटी, जिबरेलिन्स की एक्टिविटी, इथिलीन की एक्टिविटी, या सभी का। तब इसे आप देखेंगे, पॉलीअमीन जो होता है ये एक्चुअली इनहिबिट करता है ये आपका एथिलीन की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है। ये मुझे बुक में नहीं मिला, मुझे एक पेपर में मिला था। पेपर का टाइटल है पॉलीअमीन इनहिबिट बायोसिंथेसिस इन हायर प्लांट टिश्यू एंड फ्रूट प्रोटोप्लास्ट, ओके। तो यही है पॉलीअमीन इनहिबिट बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन, अरे हाँ, बायोसिंथेसिस ऑफ एथिलीन इन हायर प्लांट्स।
तो उससे ये है कि ये एथाइलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। ईच मोनोमर ऑफ फाइटोक्रोम हैज़, कह रहा है फाइटोक्रोम, अभी इसी पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, फाइटोक्रोम में पूछा गया था वहाँ पे आपको लीनियर टेट्रापेरोल रिंग किसमें होता है। तो जब आप मैंने फिर वहीं से देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आ गया है, मतलब फाइटोक्रोम पे ही। फाइटोक्रोम का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, एक तो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड का बैकबोन, वहाँ पे एक क्रोमोफोर होता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? 1 क्रोमोफोर। ओके, तो फाइटोक्रोम का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड होता है और वहाँ पे एक क्रोमोफोर लगा हुआ होता है, केवल सिंगल क्रोमोफोर। वो क्रोमोफोर कैसा होता है? लीनियर होता है और टेट्रापिरोल वाला स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो 1 क्रोमोफोर। अब आते हैं 85 पे। कह रहा है कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ, कोलेस्ट्रॉल किसका प्रिकर्सर है? तो ये जब आप लिपिड पढ़ते, लिपिड में लिपिड डेरिवेटिव्स या फैटी एसिड डेरिवेटिव्स, तो जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल का ही बैकबोन यूज़ करके आगे चल के उससे ही प्रोजेस्ट्रिन और कॉर्टिकॉइड्स जो है बनते हैं। तो इस हिसाब से जो दोनों ऑप्शन हैं आपके, बोथ ए एंड बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों करेक्ट हैं। कोलेस्ट्रॉल दोनों का प्रिकर्सर है। ओके, कोलेस्ट्रॉल से दोनों बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल, कह रहा जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है? आउटर मेम्ब्रेन पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन या मैट्रिक्स पे? तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे लोकेटेड रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128। मेंडेलियन प्रिंसिपल विच हैव ऑलवेज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम इज, फर्स्टली तो ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है विच हैव ऑलवेज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, ये कहीं नहीं मुझे मिला बुक्स में। ओके, तो जनरली, लेकिन मुझे ये समझ में आया, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि मेंडल का कौन सा प्रिंसिपल है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन सा ऐसा लॉ है मेंडल का जो हमेशा जो है किसी भी, अगर आप मतलब टेस्ट कभी भी करिए, वो हमेशा जो है वो सटीक रहा है, मतलब कभी भी उसका मतलब कोई खामियां उसमें नहीं मिली हो। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का आप देखेंगे तो ये भी आगे चल के आपको पता है कि डोमिनेंट रिसेसिव वाला हमेशा ये चीज़ काम नहीं करता, कहीं कहीं डोमिनेंट रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो ऐसा भी बहुत सारे कैरेक्टर के लिए नहीं होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहीं कहीं कुछ जो जीन्स है वो लिंक्ड होते हैं तो उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो ये हमेशा से, ठीक है, हमेशा से ये खरा उतरा है जब भी इसकी टेस्टिंग हुई है, क्योंकि लॉ जो इसके लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं। तो मतलब गैमीट जब बनता है तो जो जीन होते हैं, जीन के कॉपी एलील जो होते हैं वो अलग अलग हो ही जाते हैं। तो यही जो मेंडल का प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें कभी कोई खामियां नहीं आई। ठीक, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट 130। पूछ रहा है टीलोमियर्स इज एस्टोकार्मिन स्टेन प्रिपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अपीयर, कह रहा है अगर हम टीलोमियर्स को एस्टोकार्मिन से स्टेन करते हैं तो कैसा दिखेगा वो? लाइट स्टेन, मॉडरेटली स्टेन, डार्क स्टेन या अनस्टेन? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एस्टोकार्मिन जो है वो जो है आपके डीएनए को जब स्टेन करता है तो पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो डार्क स्टेन लेता है, इंक्लूडिंग टीलोमियर्स। 136 पे आते हैं, ब्रेड वीट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, और अभी पार्ट फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था। ब्रेड वीट जो है कह रहा है कितना कंटेन रहता है उसमें, जीनोम कितने होते हैं? 2 डिफरेंट जीनोम, 2 सिमिलर जीनोम, 3 डिफरेंट जीनोम या 6 डिफरेंट जीनोम? अब आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था जो ट्रिटिकम एस्टियम है वो हेक्साप्लॉइड है और कैसा है? एलो पॉलीप्लॉइड। आटो का मतलब जब 2 सिमिलर जीनोम्स ही हों तो आटो पॉलीप्लॉइड हो जाएंगे, और 2 डिफरेंट जीनोम का मतलब एलो पॉलीप्लॉइड। लेकिन यहाँ पे 3 जो ट्रिटिकम एस्टियम है, मैंने आपको ये बताया था पिछले लेक्चर में कि ट्रिटिकम जो आपका एस्टियम है, ये फाइनल जो आप देखते हैं वो एक्चुअली हेक्साप्लॉइड है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं? एक्चुअली 3 डिफरेंट जीनोम है। ठीक, सबसे पहले ट्रिटिकम जो आपका एक प्लांट था पुराने टाइम पे, ट्रिटिकम एजलोपॉइडिस जो है, मान लीजिए उसका जीनोम ए है, वो क्या करता है? एजलोप्स
स्पेल्टोइडस जिसका जीनोम बी है, उसके साथ ये पॉलीप्लॉइड एक प्लांट बनाता है AABB। उसके बाद ये AABB क्या होता है, ये एक और प्लांट का जीनोम इसमें आके मिलता है जिलोप्स स्क्रोसा, जिसका जीनोम है DD। ठीक, तो ये जो आपका प्लांट बनता है यही आपका कॉमन वीट है, ट्रिटिकम एस्टियम है। तो इसमें 3 जीनोम आके जुड़े हुए हैं, 3 जीनोम का कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, 3 डिफरेंट जीनोम्स। चलते हैं नेक्स्ट पे 133 पे। कह रहा है द अमाउंट ऑफ DNA इन माइटोटिक मेटाफेज इज इक्वल टू। सबसे पहले आप जानिए कि नॉर्मल सेल में जो होता है DNA का अमाउंट वो 2C होता है, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड हैं, 2C रहता है। तो जब माइटोसिस होने लगता है, उससे पहले माइटोसिस, तो आप जब सेल साइकिल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं G1 फेज आता है, S फेज, G2 फेज, तब आता है M फेज। तो जो S फेज होता है उसमें आपका DNA का कॉपी होता है, तो DNA का अमाउंट हो जाता है डबल, मतलब 4C। और माइटोटिक के मेटाफेज तक जो DNA का अमाउंट रहता है वो 4C ही रहता है, और उसके बाद एना फेज में के बाद टीलो फेज में फिर से 2C आ जाता है। ठीक, तो मेटाफेज तक, मेटाफेज पे तो उस समय सारे एक ही जगह पे रहते हैं, तो पूरा सेल मतलब डिवाइड नहीं हुआ रहता है, तो उस टाइम पे जो अमाउंट है DNA का वो 4C ही रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। कह रहा है एक ऑर्गेनिज्म है जिसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 12 है। ओके, और जब 12 होगा तो आपको पता है कि 6 बाईवैलेंट बनेंगे, 6 बाईवैलेंट एट मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे 6 बाईवैलेंट बनेंगे। ठीक है, 6 एक दूसरे से आएंगे, वो जुड़ेंगे वहाँ पे। तो कह रहा है ये जो प्लांट है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसका एक क्रोमोसोमल वेरिएंट है जहाँ पे 4 बाईवैलेंट है और 2 यूनिवैलेंट्स हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है, ये जो क्रोमोसोमल वेरिएंट है इसमें हुआ क्या होगा, डाइजोमी हुआ होगा, डबल मोनोजोमी, नलीजोमी या ट्राइजोमी? तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ है डबल मोनोजोमिक। मोनोजोमिक का मतलब है एक जो आपका है वो क्रोमोसोम पेयर में से एक सेट जो है वो एक साथ दूसरे में चला गया। ठीक, तो इसमें हुआ क्या है कि एक्चुअली डबल मोनोजोमिक हुआ है। डबल मोनोजोमिक नहीं होता अगर, तो क्या होता आपके वहां पे 5 बाईवैलेंट्स बनते, एक ही यूनिवैलेंट। लेकिन डबल बाईवैलेंट, डबल मोनोजोमिक होने की वजह से जो दो बाईवैलेंट थे उनको सेपरेट होना था अलग अलग सेल्स में, वो दोनों के दोनों एक साथ जो है क्या हुए, किसी और में चले गए, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकेंड में। फिर जब उसका डिवीजन होता है वो अलग हो गए। तो ऐसे में जो आपको सेल मिलेंगे वहाँ पे 4 बाईवैलेंट्स उसमें मिलेंगे और 2 यूनिवैलेंट्स उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये डबल मोनोजोमी है। ये एक्चुअली मुझे आपको पिक्चर देना चाहिए था यहाँ पे। अब आप देखिएगा जब 6 बाईवैलेंट बना के उसमें मोनोजोमी पहले करवाइए, ठीक, और फिर डबल मोनोजोमी करवाइए, तो आपको वहाँ पे 4 बाईवैलेंट्स मिलेंगे और 2 यूनिवैलेंट्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट पोटेंट म्यूटेजन? तो इसमें वही है कि सबसे ज़्यादा म्यूटेजन कौन करता है, तो 2 ही हैं इसमें से, एथिल मीथेन सल्फोनेट और नाइट्रोसोगुआनिडीन, जिनके बीच में कंपटीशन है। और रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि दोनों में से मोस्ट पोटेंट म्यूटेजन कौन सा है, नाइट्रोसोगुआनिडीन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है किस में हेल्प करता है? तो आपको पता है ये जो बाईवैलेंट अभी आपने पढ़ा है ये एक्चुअली सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के वजह से बनता है। तो ये एक्चुअली क्रोमोसोम को अलाइनमेंट में हेल्प करते हैं मियोसिस के टाइम पे। ओके, तो 2015 के अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे पहला 8वां जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा स्पोरेंजियम कंटेन कैपिलिशियम? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो कैपिशिलियम है ये एक्चुअली पार्ट होता है फ्रूटिंग बॉडी का। कहाँ पे, मिक्सोमाइसीट्स में, जिसको आप स्लाइम मोड्स बोलते हैं। ये करीब 100 से 500 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। ये स्टेराइल फिलामेंट्स होते हैं जो एक्चुअली माना गया है कि ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो मैंने आपको बोला ये स्लाइम मोड्स में मिलता है, ये आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। तो अभी आपको पता करना है कि कौन सा जीनस, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि कौन सा जीनस मिक्सोमाइसीट्स का है। तो एब्सिडिया हुआ, इंटरोमार्फोप्थोरा हुआ, मॉर्टियरला हुआ, ये सारे क्या हैं, जाइगोमाइकोटिना के मेंबर हैं।
केवल एक मेंबर आपका ये स्टेमोनाइट्स, एक्चुअली स्टेमोनाइट्स लिखा है पर होना चाहिए स्टेमोनिटिस, ठीक है। ये एक्चुअली स्लाइम मोल्ड है, तो इसी में आपको मिलेगा कैपिलिशियम। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट इज शूट कैलिप्ट्राइन। अब पूछ रहा है ये कैलिप्ट्रा किस में मिलेगा। तो पहली बात तो एंथोसिरस पेलिया में होता नहीं है। अब ये स्फैग्नम जो है मॉसेस में कैलिप्ट्रा होता है, स्फैग्नम में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, स्फैग्नम में तो है ही है जी, ये जो आपका फ्रूलानिया है, जो आपका ये बिलोंग करता है आपका लीवर वर्ट है ये। और अगर आप एक पेपर पढ़ेंगे, द जीनस फ्रूलानिया इन नॉर्थ अमेरिका वेस्ट ऑफ द 100th मेरिडियन करके एक पेपर है, वहाँ पे ये लिखा है। ये पेपर है वॉन शिकहोंग का, 1989 का पेपर है ये, द बायोलॉजिस्ट जर्नल में छपा है। वहाँ पे जो ये जो जीनस है इसमें भी जो है कैलिप्ट्रा पाया जाता है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर से आप क्या समझते हैं, जो पहला कंज्यूमर हो, ठीक। पहले जो एक तो प्रोड्यूसर होता है, फिर कंज्यूमर्स आते हैं। अब ये भी टफ क्वेश्चन है, कौन जाने डिंगो कहाँ पाया जाता है, गौर क्या है, हाइनिया क्या है, ढोल क्या है, कैसे हम जानेंगे। तो ये भी एक टफ क्वेश्चन है, ये चीज़ें हमें पढ़ाते नहीं है, क्वेश्चन में पूछते हैं। डिंगो एक्चुअली कैनिस आप समझ लीजिए, कैनिस का स्पीसीज है डिंगो। ये लार्जेस्ट प्रेडेटर है ऑस्ट्रेलिया में, और ये कंसीडर किया गया है कि अपेक्स प्रेडेटर, मतलब टॉप ऑफ द फूड चेन। टॉप ऑफ द फूड चेन वाले फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर नहीं होते हैं, तो डिंगो को हटा देते हैं। आते हैं गौर पे। गौर क्या है, बॉस गौरस है, ये हर्बीवोर है। हर्बीवोर ही क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर होता है, तो इसीलिए गौर ही करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, बॉस गौरस, मतलब भैंस भैंस वाली प्रजाति से ये उसमें आता है बॉस। हाइनिया उसके बाद आता है, हाइना आपका जिसे आप शायद लकड़बग्घा बोलते हैं हिंदी में इसे। ये फैमिली हाइनिडी में है, बहुत सारे मेंबर हैं, उनको हाइना बोला जाता है। क्रोकुटा, हाइना, प्रोटेलस, ऐसे करके बहुत सारे जीनस हैं। तो हाइना भी जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ढोल अगर आते हैं तो ढोल जो होता है कुआन एल्पिनस करके नाम है इसका साइंटिफिक नेम, और ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, गौर, बॉस गौरस करके हर्बीवोर है ये, भैंस वैंस वाली प्रजाति का है। 73 पे आते हैं। पूछा है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बिटुमिनस कोल इज। अब ये आप पढ़ते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। एक्चुअली कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है, इसका डेफिनेशन ये होता है कि एनर्जी कंटेंड इन अ फ्यूल और फूड। किसी फ्यूल या फूड में जो एनर्जी कंटेंड होती है वो डिटरमाइन किया जाता है, वो उसका मेज़र करके, क्या, हीट प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। उसकी कोई जो फूड या फ्यूल है आपको, उसकी कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी को हम जब कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो जो उससे एनर्जी निकलती है वो मेज़र किया जाता है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। अब कोल जो होता है कई डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें से एक ब्यूटिमिनस कोल है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू पूछा है। ये आप देख लीजिए, ये सोर्स है इसका यूनिवर्सिटी ऑफ केंटुकी से, ये मैंने फ़ोटो लिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे हाई रैंक कोल होता है जिसे एंथ्रासिटिक बोलते हैं, फिर मीडियम रैंक कोल होता है जिसे ब्यूटिमिनस बोलते हैं, जो यहाँ पे पूछा गया है, और फिर लो रैंक कोल होता है लिग्नाइट और सब ब्यूटिनस। इसका भी फिर सब टाइप्स हैं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे करके, इसका तो नाम है, सब टाइप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है आप कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूटिमिनस से हमें मतलब है, ब्यूटिमिनस आप देखेंगे ये क्वेश्चन में, तो 11,000 से 14,000, ये देखिए 11,000 से 14,000 के बीच में ब्यूटिमिनस आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया, तो ए करेक्ट है। 76 पे आते हैं। द एंटीबायोटिक रिफैम्पिसिन जो है वो किसको ब्लॉक करता है, एटीपी प्रोडक्शन को, डीएनए रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को, या ट्रांसलेशन को। तो ये जो एंटीबायोटिक है आपका रिफाम्पिसिन, एक्चुअली ये बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है। ड्रग क्या करता है, पॉलीमरेज के एक सब यूनिट से बाइंड कर लेता है और ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, ओके। तो ये तो हो गया। 66 पे आते हैं। कह रहा है यहाँ पे आप करेक्ट कॉम्बिनेशन करिए। ये एक्चुअली गैसेस हैं, एयर पोल्यूटेंट्स हैं कुछ,
और उसका प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। ठीक, तो इसमें मैच कराना था। अब अगर आप गैस का और उस प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको जानना था। यहाँ पे एक प्लांट हार्मोन भी है C2H4 इथिलीन, ये एब्सिशन भी कराता है, कर्लिंग कराता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा गेस कर सकते थे कि ई का जो होगा वो 6 होगा, जैसे ई का 6 केवल 2 ऑप्शन में। लेकिन ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है और ये एक पेपर से मैं आपको देता हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका सोर्स है, ये एक पेपर है सुदलाई सुब्रमणी और देवानंदन का 2015 में। इनका पेपर का टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन टॉलरेंस इंडेक्स इन असेसिंग द एयर क्वालिटी। ये छपा था आपका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में वॉल्यूम 7, और इस वॉल्यूम 7 था, वॉल्यूम 7 का इशू नंबर 7 में। तो यहाँ पे आप अलग अलग देखिए, सीरियल नंबर है 11 और पोल्यूटेंट का नाम लिखा है, पहला सल्फर डाइऑक्साइड। प्लांट इंजरी क्या है या सिम्टम क्या है, जैसे इंटरवीनल नेक्रोटिक ब्लॉचेस, रेड ब्राउन डाई बैक और बैंडिंग इन पाइन्स। पाइन्स में जो पाइन होता है प्लांट, पाइनस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है इंटरवीनल नेक्रोटिक ब्लॉचेस सिमिलर टू डोज बाय SO2। फ्लोरीन का है रेड ब्राउन डिस्टल नेक्रोसिस इन पाइन। अमोनिया का है, तो ये मोस्टली पाइन पे रिसर्च इनका किया हुआ है, मोस्टली ये प्लांट्स पे यही सारे इफेक्ट आते हैं। तो यहाँ से आप मैच कराएंगे तो आपको ए वाला करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं 87 पे। इन विच पार्ट ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिसिटी रिसाइड्स। एक्चुअली जब आप एंजाइम पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है प्रोस्टेटिक पार्ट, एपो एंजाइम, को एंजाइम, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द को फैक्टर। तब इन सब का आप जब डिफिनेशन पढ़ते हैं, पहली बात तो एंजाइम होता है, एंजाइम एक जो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, एंजाइम, और उसके साथ कुछ हेल्पिंग एंजाइम्स जिन्हें को फैक्टर और को एंजाइम बोलते हैं। जो को फैक्टर होते हैं ये और को एंजाइम दोनों नॉन प्रोटीन होते हैं, एक्चुअली नॉन प्रोटीन। पर जो को फैक्टर होते हैं वो स्मॉल इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आयंस होते हैं, जैसे Mg, ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, फेरस, कॉपर, ये सब एंजाइम से जुड़े रहते हैं, उनका हेल्प करते हैं। और ऐसे ही को एंजाइम भी होते हैं नॉन प्रोटीन, लेकिन वो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, जैसे FAD, NAD वगैरह हो गए। तो ये सब को एंजाइम पे, को फैक्टर मोस्टली आयंस होते हैं इनऑर्गेनिक। अब आता है आपका प्रोस्थेटिक पार्ट। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्चुअली एक कोफैक्टर ही है, जो टाइटली बाउंड कोफैक्टर होता है उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और जो एपो एंजाइम पार्ट होता है वो एक्चुअली सही सही आपका एंजाइम है, प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, और उसी में एंजाइम में ही आपका ये रहता है, एक्टिव साइट रहता है। जो जहाँ पे एक्टिव साइट होगा वहीं पे सबस्ट्रेट की स्पेसिसिटी होगी। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, एपो एंजाइम पार्ट। ओके, 88 पे आते हैं। कह रहा है फैटी एसिड बायोसिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में किसका यूज़ नहीं होता है। जब आप फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे, मैंने आपको बोला था बायोकेमिस्ट्री में का ये क्वेश्चन है, फैटी एसिड आप पढ़ेंगे उसमें आपको बायोसिंथेसिस भी पढ़ना होगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले एस्टिल कोएंजाइम आता है, मैनोलिल कोएंजाइम आता है, दोनों को मिला के आगे रिएक्शन होते हैं। मैनोलिल कोएंजाइम को मैनोलिल ACP में कन्वर्ट करता है बायोटिन। बायोटिन का इसका कुछ अलग नाम है, एस्टल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज भी बोलते हैं। तो इन तीनों का रोल है, लेकिन NADH का वहाँ पे रोल नहीं है, NADPH का रोल है, पर DH का रोल नहीं, ठीक। तो इसी का रोल इसमें नहीं है, डी का। 89 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्चुअली इसमें से करेक्ट है कि जब लो कंसंट्रेशन रहता है ऑर्थोफॉस्फेट का, फॉस्फेट का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब साइटोसोल में आर्थोफॉस्फेट का लो कंसंट्रेशन रहता है, तब ये प्रमोट करता है कि क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च का सिंथेसिस हो। ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। आर्थोफॉस्फेट, आप थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लीजिए आर्थोफॉस्फेट वगैरह होते क्या हैं, तो आप देखेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही होता है। अगर इनका साइटोसोल में कंसंट्रेशन कम होता है तब स्टार्च का सिंथेसिस का प्रमोशन होता है क्लोरोप्लास्ट में। 92 पे आते हैं हम। द प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूटामेट फैमिली एमिनो एसिड इज। कह रहा है ग्लूटामेट फैमिली के जो एमिनो एसिड होते हैं उसका बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन होता है, मतलब जिससे बनता हो। तो ये जो है ये आप याद रखिए, सोर्स है इसका विकिपीडिया, आपको बायोकेमिस्ट्री के बुक पे भी मिल जाएगा। जो एमिनो एसिड होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, एक्चुअली जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर TCA साइकिल वगैरह चलता है, इन्हीं के सारे इंटरमीडिएट्स को उठा के एमिनो एसिड बनाया जाता है। तो अलग अलग फैमिलीज हैं, देखिए ये यहाँ पे दिया है, जहाँ पे ये येलो पार्ट है ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के से लिए जाते हैं इंटरमीडिएट्स।
जो ये ब्लूइश थोड़ा सा पार्ट है ये ग्लाइकोलिसिस वाले हैं, ग्लाइकोलिसिस पार्ट के इंटरमीडिएट जहाँ से एमिनो एसिड के लिए उठाया जाता है बनाने के लिए। और फिर जो ग्रीन वाले पार्ट हैं वो साइट्रिक साइकिल से उठाए जाते हैं। जैसे यहाँ यहाँ पे आप देखेंगे रिबुलोज 5 फॉस्फेट से क्या बनता है, हिस्टिडीन। और एरिथ्रीन 4 फॉस्फेट से क्या बनता है, फेनिलीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान एट्सेट्रा। और यहाँ पे जो ब्लूइश पार्ट है देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट से भी सेरीन बनता है। पेप और पायरुवेट से ये बनता है, एरेलीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन। अब देखेंगे ऑक्जेलिक स्टेट से क्या क्या बनता है, एस्पार्टेट बनता है, एस्पार्टेट से एस्पराजीन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, ये सारे एमिनो एसिड बनते हैं। और जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है यहाँ पे ग्लूटामेट फैमिली के बनते हैं, ग्लूटामीन, प्रोलीन, अर्जिनिन। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है आपसे कि ग्लूटामेट फैमिली के एमिनो एसिड किससे बनते हैं। तो यहाँ पे ऑक्जेलोस्टेट है, पायरुवेट है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, 2 ऑक्सोग्लूट्रेट है। तो आपका ये जो 2 ऑक्सोग्लूट्रेट है एक्चुअली इसी को हम अल्फा कीटोग्लूट्रेट भी कहते हैं, तो इसी से बनता है 2 ऑक्सोग्लूट्रेट या अल्फा कीटोग्लूट्रेट या अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये साइट्रिक एसिड साइकिल्स के इंटरमीडिएट है, इसी से ग्लूटामेट फैमिली के वो बनते हैं। इसको आपको याद रखना चाहिए, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले अभी और है क्वेश्चन नंबर 106, द बैक्टीरिया विच ग्रो एट हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच आर नोन एज। लो पीएच का मतलब है एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ये भी एक मतलब बड़ी बात है, कोई एसिडिक लो पीएच इन्वायरमेंट में रहे तो वो भी समझ लीजिए खतरनाक इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो हाई टेम्परेचर भी एक प्रेशर ही है, तो लेकिन यहाँ पे एसिडोफाइल कहना सही नहीं होगा क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी है। तो केवल लेकिन थर्मोफाइल भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि लो पीएच भी है, हाई टेम्परेचर तो है। तो यहाँ पे दोनों एसिडोफाइल थर्मोफाइल दोनों है। यहाँ एक और चीज़ है साइक्रोफाइल। साइक्रोफाइल ऐसे हैं जो कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं। जो थर्मोफाइल्स को हम बोलते हैं जो 41 डिग्री सेंटीग्रेड से 122 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे। एसिडोफाइल हम कब बोलेंगे, जब पीएच 2 या उससे नीचे पे कोई लिव करे। और साइक्रोफाइल बोलते हैं जब -20 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई बैक्टीरिया जैसे इन्वायरमेंट में ग्रो करे। तो ये सब एक्चुअली दोनों जब कॉम्बिनेशन आता है तो आप इसको रखेंगे एक्सट्रीमोफाइल में। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन हो, इंटेंस हीट हो, एसिडिक कंडीशन हो, प्रेशर हो, कोल्ड हो, तो ये सारे जब आए तो आप आराम से एक्सट्रीमोफाइल ऑप्शन चूज करिए। 107 पे आते हैं, प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है, क्रोमोजोम, हेट्रोक्रोमोजोम, ऑटोसोम या एपिसोम। फर्स्टली ऑटोसोम वो क्रोमोजोम होते हैं अदर देन सेक्स क्रोमोजोम, ऑल द क्रोमोजोम्स नोन एज ऑटोसोम। हेट्रोक्रोम्स जो टर्म है वो सेक्स क्रोमोजोम को बोला जाता है। क्रोमोजोम तो क्रोमोजोम है, इन प्लाज्मिड को हम एपिसोम बोलते हैं। एपिसोम मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट विच इज प्लाज्मिड। तो 110 पे आते हैं अब, द एडिशन ऑफ पल्यूटेंट एक्लिमेटेड माइक्रोब और जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब टू अ हैजार्डस वेस्ट साइड इन ऑर्डर टू रिएक्ट विच हैजार्डस वेस्ट एंड रेंडर डेम हार्मलेस इज नोन एज। अब यहाँ पे एक्चुअली कहा गया है कि पल्यूटेंट एक्लिमेटेड माइक्रोब। पल्यूटेंट एक्लिमेटेड माइक्रोब का क्या है, मतलब ऐसे माइक्रोब जो पल्यूटेंट में एक्लिमेटाइज हो गए हैं, मतलब वहाँ पे अडाप्ट कर चुके हैं। या जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब को हम अगर हैजार्डस वेस्ट साइड पे उनको डालते हैं ताकि उसका रेमेडिएशन हो सके, उस जगह का वो ठीक हो सके जगह, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो पहली बात तो बायोडिग्रेडेशन और बायो कन्वर्जन तो है नहीं। बायो रेमेडिएशन बायो ऑगमेंटेशन में दो चीज़ में कन्फ्यूजन। बायो रेमेडिएशन कॉमन टर्म है, किसी भी ऐसे ही वेस्ट साइट पे, हैजार्डस वेस्ट साइट पे जब हम प्लांट्स या माइक्रोब डालते हैं तो इसको बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। लेकिन ये जो पल्यूटेंट एक्लिमेटेड या जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब्स होते हैं तो हम इसे इंजीनियर कर रहे हैं। आगमेंटेशन का मतलब होता है ऐड कर रहे हैं, इसके क्वालिटी को हम बढ़ा रहे हैं, तो इसे आगमेंटेशन बोलते हैं। तो यही इसको हम क्या बोलते हैं, बायो आगमेंटेशन, ये प्रोसेस को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, अ सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉस्ट इन रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। एक्चुअली यहाँ पे लॉस्ट नहीं होस्ट होना चाहिए। अ सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट इन रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। कह रहा है वो कौन सा सब्सटेंस है जो होस्ट करता है ताकि फर्दर वायरल इन्फेक्शन ना हो सके। अब पहले बात तो फाइटोटॉक्सिन माइकोटॉक्सिन तो है नहीं। पीआर प्रोटीन फाइटोएलेक्सिन में से दो में कन्फ्यूज़न है। दोनों जो होता है
इसके लिए आते हैं, पर फाइटोएलेक्जेंस का मैंने रोल मुझे नहीं मिला कि ये वायरल के लिए हो, फंगल के लिए, बैक्टीरिया के लिए, ये सब है मेनली फंगल के लिए है फाइटोएलेक्जेन। पीआर प्रोटीन का मुझे किसी किसी रिसर्च पेपर में मिला कि ये वायरस के इन्फेक्शन में यूज़फुल होते हैं, तो उस हिसाब से मैं पीआर प्रोटीन के साथ जाऊंगा। 131 पे आते हैं। 131 में कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ डीएनए इज अचीव्ड बाय न्यूक्लियोसोम सब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन इज। तो यही एक बार और ये क्वेश्चन आ चुका है। डीएनए जो होता है आपका 2 नैनोमीटर का होता है, न्यूक्लियोसोम जो होता है आपका वो करीब 30 नैनोमीटर का होता है। तो यहाँ पे डीएनए से लेकर न्यूक्लियोसोम बनने में 30 गुना कॉम्पैक्शन हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है आप बोलेंगे 30 फोल्ड। ओके, अब आते हैं 139 पे। डाइसेंट्रिक ब्रिज एंड एसेंट्रिक फ्रैगमेंट जीन ऑर्डर इन्वर्टेड इन टू क्रोमोसोम आर डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ। कह रहा है डाइसेंट्रिक ब्रिज जहाँ पे आपको मिले और एक असेंट्रिक फ्रैगमेंट मिले, जीन ऑर्डर इन्वर्टेड टू क्रोमोसोम में, तो ये किसका डायग्नोस्टिक फीचर है? टैंडम डुप्लीकेशन में ये आता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में आता है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन आता है, या ट्रांसलोकेशन। तो ये सब आप जेनेटिक्स में जब पढ़ते हैं, ये सब डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एक्सेट्रा, तो उसमें आप पढ़ेंगे ये पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, तो उसमें आपको ये मिलेगा। एक्चुअली पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जब होता है तो डाइसेंट्रिक ब्रिज और असेंट्रिक फ्रैगमेंट मिलता है। इसका मैं आपको फोटो भी ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन है, मतलब जिसमें सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसे पैरा, पैरा मीन्स बगल, सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर आप समझ लीजिए, पैरा मतलब सेंट्रोमियर के बगल, जिसमें सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसको पेरीसेंट्रिक बोलते हैं। पर यहाँ पे पैरासेंट्रिक वाले में आप देखेंगे ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होने जा रहा है इसमें। ये जब इन्वर्जन होता है, पेयरिंग होगा, फिर क्रॉसओवर लूप बनेगा, और ये आप देखिए, ये जो क्रोमोसोम बना ये डाइसेंट्रिक हुआ, इसमें 2 सेंट्रोमियर हैं और एक एसेंट्रिक फ्रैगमेंट बनता है। तो ये इसी का फीचर है, किसमें बनता है? ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में। अब आते हैं हम 2016 के क्वेश्चंस पे। सबसे पहला 61, मार्जिनल नेक्रोसिस एंड टिप बर्न इन लीव्स इज अ डायग्नोस्टिक सिम्टम ऑफ। ओके, तो मैंने आपको यही जो चार्ट दिया था इसी में से आपको देखना था, ठीक है। मार्जिनल नेक्रोसिस, टिप बर्न इन लीव, तो आप देखेंगे कि फ्लोरीन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है, फ्लोराइड का। रेड ब्राउन डिस्टल नेक्रोसिस इन पाइन्स, फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, मार्जिनल नेक्रोसिस एंड टिप बर्न। एक्चुअली यहाँ पे अमोनिया का दे रहा है, इसमें अमोनिया है नहीं। उसके बाद आता है रेड ब्राउन डिस्टल नेक्रोसिस, डिस्टल मतलब टिप पोर्शन पे, तो वही हो गया आपका फ्लोराइड। NO2 SO2 ओजोन का तो अलग अलग, ओजोन का आप देखेंगे अपर सरफेस फ्लेक्स डिस्टल नेक्रोसिस एंड स्टंटेड नीडलेस इन पाइन्स। और फिर क्या है आपका SO2 और NO2, SO2 का तो वही है रेड ब्राउन डाईबैक, इसमें भी होता है, इसमें भी रेड ब्राउन डाईबैक होता है, इसमें इंटरवीनल नेक्रोटिक ब्लॉचेस बनते हैं, इसमें भी इंटरवीनल। टिप की बात आती है तो एक ही बचता है फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। अब अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। एक्चुअली ये जो फॉर नैरो लीव्स द वैल्यू ऑफ केम कांस्टेंट, अब ये जो केम कांस्टेंट एक्चुअली एक केम्प थे, उन्होंने जो है लीफ का एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला दिया था, उसमें एक केम कांस्टेंट का यूज़ होता है। और जो मोनोकॉट के हैं, मोनोकॉट्स में नैरो लीव्स पाए जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने दिया था कि नैरो लीव्स के लिए, मतलब मोनोकॉट्स के लिए जो केम कांस्टेंट, एक्चुअली आप फार्मूला देखेंगे, टोटल लीफ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू केम कांस्टेंट। तो मोनोकॉट्स के लिए या नैरो लीफ प्लांट्स के लिए हम केम कांस्टेंट यूज़ करते हैं 0.9, और डाइकॉट्स के लिए 0.6। तो नैरो लीव्स है यहाँ पे, तो उसके लिए केम कांस्टेंट 0.9 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। कह रहा है इन फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द हर्बिसाइड लाइक DCMU एंड डाईमिथिल यूरिया इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बिटवीन। तो अब अगर आप जेड स्कीम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है जेड स्कीम में, एक्चुअली DCMU एक हर्बिसाइड है और डाईमिथिल यूरिया ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं यूबिक्विनोन और प्लास्टोक्विनोन के बीच में। ओके, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। 116 पे आते हैं। कह रहा है इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन द सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट इज। एक्चुअली ये आप जब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है, ये जब इसका इंडस्ट्रियल
वो होता है, प्रोडक्शन होता है, तो बाई प्रोडक्ट रूप में हमें विटामिन 12 मिलता है। ओके, जिसका एक चीज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ ट्रीटमेंट में होता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और उसी में ये उसके प्रोडक्शन में विटामिन 12 मिलता है हमें। 121 पे आते हैं, विच डिजीज इन प्लांट इज काज बाय बैक्टीरिया। तो लीफ कर्ल इन टोमेटो एक वायरल है, ठीक है। जो लीफ टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस के द्वारा होता है। टिक्का आपको पता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। स्टेम रॉट इन मेज, ये एक इर्विनिया से होता है, इर्विनिया एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से स्टेम रॉट होता है मेज में। डाईबैक जो होता है साइट्रस में, ये होता है आपका जिंक डिफिशियंसी या फंगल पैथोजन के अटैक से भी। तो इस हिसाब से बैक्टीरिया से आपका क्या हुआ, स्टेम रॉट इन मेज। 134 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्किलेटिंग एजेंट। तो एल्किलेटिंग एजेंट का मतलब है जो एल्किल ग्रुप ऐड करे ग्वानिन में डीएनए के। तो आप देखेंगे 5 ब्रोमो यूरेसिल और 5 क्लोरो यूरेसिल, ये दोनों बेस एनालॉग हैं, ये एल्किलेटिंग एजेंट नहीं है। और हाइड्रोजीन तो कैंसरस है, उसका नहीं होता। एल्किलेटिंग एजेंट आप में इसमें से कौन सा है, एथिल ईथेन सल्फोनेट। एक्चुअली एथिल मीथेन सल्फोनेट है एल्किलेटिंग एजेंट, पर यहाँ पे ईथेन क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। 136 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक्चुअली ये क्रॉसिंग ओवर से आया हुआ है, जेनेटिक मैप वगैरह से। आप देखेंगे पहला ऑप्शन सही है कि जेनेटिक मैप जो होता है क्रोमोजोम पे, वो एवरेज नंबर ऑफ क्रॉस ओवर से हम पता करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। जेनेटिक मैप जो डिस्टेंसेस होते हैं वो भी कैलकुलेट किया जाता है रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी से। और जो स्मॉल मैप इंटरवल्स होते हैं वहाँ पे 20 सेंटीमॉर्गन से कम के मैप डिस्टेंस, वो इक्वल होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल क्रॉस ओवर इन द इंटरवल। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चौथा है आपका, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉस ओवर इज कैलकुलेटेड ऑन द एजम्पशन दैट द टू क्रॉस ओवर अकर डिपेंडेंटली। तो ये डिपेंडेंटली तो मुझे नहीं पता है कि ये डिपेंडेंटली होता है, डिपेंडेंटली तो नहीं होता, तो इस हिसाब से इनकरेक्ट ये चौथा है, पर इसका एक्सप्लेनेशन मुझे डिटेल में नहीं पता है। 148 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मल्टीपल एलिज्म। मल्टीपल एलिज्म में आपने पढ़ा था जब एक ही कैरेक्टर के लिए कई सारे जीन्स वो रिस्पॉन्सिबल हो, तो जैसे आई कलर ऑप्शन में आपको पता करना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो एक्चुअली इनकरेक्ट है, इट फॉलोज मेंडल्स कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली मल्टीपल एलिज्म फॉलो नहीं करता है। मेंडल का आप देखेंगे जो उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट, वहाँ पे डोमिनेंस था, रिसेसिव था, केवल दो ही वो रहते थे एलील, पर यहाँ पे मल्टीपल एलील होते हैं। तो यही इसका इनकरेक्ट है कि ये फॉलो करता है मेंडल कॉन्सेप्ट। और आप देखेंगे आई कलर ड्रोसोफिला में, तो ड्रोसोफिला वहाँ पे ड्रोसोफिला में बहुत सारे जीन हैं। आप देखेंगे ड्रोसोफिला में आई कलर रेड, वाइट, चेरी कलर का, ब्लड कलर का, यूसिन कलर का, एप्रिकॉट कलर का, इवोरी कलर का, क्रीम कलर का, बहुत सारे टाइप के आई कलर आपको मिलते हैं। तो वहाँ पे मल्टीपल एलील होता है। और बी जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, वहाँ पर आपको पता है ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, फिर ओ ब्लड ग्रुप है, वहाँ पे भी मल्टीपल एलील है। फिर स्किन कलर जो होता है चौथा ऑप्शन, स्किन कलर इन रोडेंट्स, वहाँ पे भी मल्टीपल एलील होते हैं, उनके कई सारे स्किन के कलर आते हैं। तो केवल तीसरा यहाँ पे इनकरेक्ट है। 149 पे आते हैं, मियोसिस में क्या इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली मियोसिस में आप देखेंगे कि मियोसिस में दो डिवीज़न होते हैं, दो बार न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। एक मियोसिस फर्स्ट में एक से दो सेल बनता है, फिर एक बार और न्यूक्लियस से डिवीज़न होता है, फिर उससे चार सेल होते हैं। तो दो डिवीज़न होता है न्यूक्लियस का, और एक बार क्रोमोजोम का डिवीज़न होता है। क्रोमोजोम का डिवीज़न कहाँ पे होता है, मियोसिस सेकेंड में। पहले में तो होमोलॉगस क्रोमोजोम अलग होते हैं, पर क्रोमोजोम का डिवीज़न कहाँ पे होता है, मियोसिस सेकेंड में। ओके, तो टू डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड वन डिवीज़न ऑफ क्रोमोजोम। तो ये था आपका पूरा, यहाँ पे ख़त्म होता है। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, जो भी मिस्टेक्स हो वो भी आप बता सकते हैं। तो चलता हूँ मैं, आप अपना चैनल देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता रहे। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियो के लिंक हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हर पार्ट से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, आप वो देख सकते हैं। तो चलता हूँ मैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।